दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है और इस स्टोरी के अंदर बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का यूज़ किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जिन लोगों को बेसिक ग्रामर में भी प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और किस तरह से हम ग्रामर को समझते हैं और किस तरह से एक एक वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, उसे आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से आप सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द जेलस डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? JEALOUS, जेलस, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ईर्ष्यालु। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे से ईर्ष्या करता है, जलन करता है, उसे जेलस कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। और आप में से कई लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो दोस्तों, इसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो वाक्य के सब्जेक्ट की किसी भी विशेषता का वर्णन करे। तो आप इस चीज़ को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं जब आप एक वाक्य पढ़ें और उस वाक्य में कोई भी ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में कोई भी विशेषता का वर्णन करे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी बात हो, उसके बारे में बताए, इस तरह के शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है और डोंकी मतलब गधा। तो क्या अर्थ हुआ? द जेलस डोंकी मतलब कि ईर्ष्यालु गधा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट ज़रूर करें। और उसके अलावा यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a soldier had a horse and a donkey। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये दर्शाना चाहते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, कोई व्यक्ति किसी चीज़ का मालिक था, किसी व्यक्ति के पास कुछ पास्ट में था। तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहां पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हैड का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, आ सोल्जर मतलब कि एक सिपाही, हैड आ हॉर्स मतलब कि एक बार एक सिपाही के पास एक घोड़ा था, एंड अ डोंकी और एक गधा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस अ सोल्जर हैड आ हॉर्स एंड अ डोंकी। एक बार एक सिपाही के पास एक घोड़ा और एक गधा था। He used the horse in the battles। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। यूएसई, यूज़ का अर्थ होता है किसी चीज़ का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना। सेकंड फॉर्म में यूज्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ही यूज्ड द हॉर्स मतलब वह घोड़े का इस्तेमाल करता था इन द बैटल्स। बैटल का मतलब लड़ाई और ये प्लूरल है। इन द बैटल्स मतलब कि युद्धों में, लड़ाइयों में। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? ही यूज्ड द हॉर्स इन द बैटल्स मतलब वह घोड़े का इस्तेमाल लड़ाइयों में, या कह सकते हैं कि युद्धों में करता था। एंड ही यूज्ड the donkey to carry loads of goods when there was no war so as to earn some money। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। एंड ही यूज द डोंकी, तो ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। एंड मतलब ही यूज्ड द डोंकी मतलब वह गधे का इस्तेमाल करता था
टू कैरी, कैरी का मतलब ले जाना, ढोकर ले जाना, टू कैरी मतलब ढोने के लिए, लोड्स वजन, ऑफ गुड्स सामानों का वजन ढोने के लिए गधे को का इस्तेमाल करता था। व्हेन देयर वॉज नो वॉर, जब कोई भी युद्ध नहीं होता था। सो इसलिए सो एज टू अर्न सम मनी, कुछ पैसों को कमाने के लिए, अर्न मतलब कमाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एंड ही यूज द डोंकी टू कैरी लोड्स टू ऑफ गुड्स व्हेन देयर वाज नो वॉर सो एज टू अर्न सम मनी। क्या अर्थ हुआ कि इसलिए वे गधे का यूज़ करता था, गधे का इस्तेमाल करता था सामानों के वज़न को ढोने के लिए जब कोई लड़ाई नहीं होती थी। किस चीज़ के लिए? सो एज टू अर्न सम मनी, कुछ पैसों को कमाने के लिए। चलिए आगे देखिए। The donkey was jealous of the horse as he thought that the horse had an easy life whereas he had to work hard। क्या मतलब हुआ? The donkey was jealous of the horse, जो donkey था, गधा था, was jealous of the horse मतलब वो घोड़े के प्रति वो ईर्ष्यालु था, मतलब वो घोड़े से जलता था। of the horse as, क्योंकि he थॉट, क्योंकि उसे लगता था। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। थिंक मतलब सोचना या फिर लगना, सेकंड फॉर्म थॉट। एज ही थॉट, क्योंकि वह सोचता था कि द हॉर्स हैड एन ईजी लाइफ, कि जो घोड़ा है उसका एक ईजी लाइफ मतलब उसका एक आसान जीवन है। वेयर एज, जबकि ही हैड टू वर्क हार्ड, जबकि उसको मेहनत करनी पड़ती है। चलिए आगे देखिए। वन डे द न्यूज़ ऑफ वॉर केम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। वन डे एक दिन, द न्यूज़ ऑफ वॉर केम मतलब कि एक दिन जो वॉर द न्यूज़ थी। वन डे द न्यूज़ ऑफ वॉर केम मतलब कि एक दिन, न्यूज़ का मतलब खबर, जो खबर थी किसकी? वॉर की, युद्ध की, केम वो आई। द डोंकी फेल्ट वेरी हैप्पी। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। फील का मतलब होता है महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट, FELT। और हैप्पी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खुशी या खुश। तो क्या अर्थ हुआ? द डोंकी फेल्ट वेरी हैप्पी मतलब कि गधे को बहुत खुशी महसूस हुई। ही थॉट, उसे लगा, दैट्स आ ग्रेट न्यूज़, उसे क्या लगा? दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, ये एक बहुत अच्छी खबर है। द हॉर्स विल गो टू द बैटल ग्राउंड, तो उसने क्या सोचा? द हॉर्स विल गो टू द बैटल ग्राउंड एंड आई विल बी फ्री हेयर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां वाक्य के टेल पर गा, गी, गे जैसे शब्द आएंगे तो इस तरह के वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहा जाता है, जहां पर विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या सोचा? द हॉर्स विल गो टू द बैटल ग्राउंड, की जो घोड़ा है वो बैटल ग्राउंड मतलब कि युद्ध के मैदान में वो जाएगा। बैटल ग्राउंड का मतलब युद्ध का मैदान, वो युद्ध के मैदान में जाएगा। एंड आई विल बी फ्री हेयर, और मैं यहाँ पर फ्री रहूँगा मतलब मैं यहाँ पर आज़ाद स्वतंत्र रहूँगा। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द डोंकी टीज्ड द हॉर्स। दोस्तों TEACE, टीज को आप नोट कर लीजिए, ये एक वर्ब है। टीज का मतलब होता है किसी को छेड़ना या फिर चिढ़ाना। छेड़ना, चिढ़ाना, इसे टीज कहा जाता है और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो यहाँ पर टीज की सेकंड फॉर्म टीज्ड का प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए द डोंकी टीज्ड द हॉर्स मतलब इसलिए गधे ने घोड़े को चिढ़ाया, उसको छेड़ा। बट सून मतलब कि जल्दी ही, आ मैसेज वॉज रिसीव्ड, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है और मैं चाहूँगा आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव के अंदर वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। अकॉर्डिंग टू जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली वॉज या वर का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और आप साथ में ये भी नोट कर सकते हैं जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन तब आपको वॉज का यूज़ करना होता है, और जब सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन तब आपको वर का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है
वो है मैसेज, जिसका मतलब होता है संदेश, और ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन होने के कारण यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, साथ में आपको थर्ड फॉर्म भी लगानी है। जब भी आप पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। रिसीव का मतलब होता है मिलना, प्राप्त होना। तो क्या अर्थ हुआ, बट लेकिन, सून जल्दी ही, आ मैसेज वॉज रिसीव्ड मतलब कि एक संदेश प्राप्त किया गया, मतलब एक संदेश को प्राप्त किया गया। दैट की आ ट्रीटी वॉज साइंड। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। साइन का मतलब होता है किसी चीज़ पर हस्ताक्षर करना, और ये थर्ड फॉर्म है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है ट्रीटी, TREATY। आप इसे नोट कर लीजिए। संधि को ट्रीटी कहा जाता है, जिसे आप यदि आम भाषा में समझें, जब दो लोगों की, दो देशों या दो लोगों के बीच में किसी भी तरह का समझौता हो, उसको ट्रीटी कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है संधि। तो इस पूरी लाइन का यहाँ से क्या अर्थ निकला, यहाँ से देख लेते हैं ताकि आप इसे समझ सकें। सो द डोंकी टीज द हॉर्स, इसलिए डोंकी ने, गधे ने घोड़े को चिढ़ाया। बट सून अ मैसेज वॉज रिसीव्ड, लेकिन जल्दी ही एक जो मैसेज था, संदेश था, उसे प्राप्त किया गया, मतलब एक मैसेज मिला। दैट की अ ट्रीटी वॉज साइंड, की जो एक ट्रीटी है मतलब जो संधि है उस पर हस्ताक्षर किया गया। अ ट्रीटी वॉज साइंड एंड नो वॉर टुक प्लेस। और दोस्तों ये टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। एंड नो वॉर टुक प्लेस, और कोई भी युद्ध नहीं हुआ। सो इसलिए द सोल्जर सेंट द डोंकी टू कैरी लोड्स। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। SEND, सेंड का मतलब होता है भेजना, सेकंड फॉर्म होती है सेंट, SENT। इसलिए द सोल्जर सेंट द डोंकी टू कैरी लोड्स, इसलिए सिपाही ने गधे को भेज दिया। टू कैरी लोड्स, वजन को ढोने के लिए उसने गधे को भेज दिया। हैंस इस तरह से, इसलिए इस तरह से द डोंकी गॉट अ लेसन, जो डोंकी था, गधा था, उसे एक सबक मिल गया। और ये गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, जिसका मतलब मिलना। तो क्या अर्थ हुआ, इस तरह से जो गधा था उसे एक सबक मिल गया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी एक स्टोरी थी, और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझा सकूँ। एंड इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस सेशन एंड if you have really learned something today, so it's my request, do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed yet. And apart from this, if you have any suggestions or any type of advice, you are more than welcome. You can leave your suggestion or any type of feedback in the comment section. And whenever you give me any type of suggestion or whenever you leave any feedback in the comment section, I always try to read that, and most of the time I try to respond that. But sometime when I do not have the time, because of the time problem, I am not able to give you the reply on time. So it's a problem, it's a mistake from my end, but I always try my level best to give you the timely reply. But still I always request you guys that whenever you have valuable suggestions or whenever you have valuable feedback for me, so do not hesitate to share it with me, because when you give me any type of advice, I always accept it, because you always provide me good advice and good suggestions, and which is very necessary to improve my channel, which is very necessary to improve my myself also. That is why I always request you, whenever you want to give me any suggestions, feel free and do not hesitate to leave your feedback or any suggestions. And apart from this guys, it is my humble request that whenever you are watching my videos, always try to keep a pen and paper with you, because most of the time I always tell you about the word meanings and about the different structures of the grammar. So it is better that you keep a note of all those word meanings, so that when you make a note, what can happen that when you are free or when you have free time, you can easily just go through your notes, and that will definitely help you to learn more and more, and very soon you will have good collection of the word meanings. So it's important that you make a note of new word meanings, because most of the time what happen that when we are listening something, we just
remember it only for some time, but we tend to forget that, because it's very normal thing. When you do not use these words in your language, in your spoken, in the conversation, then slowly what happens that you tend to forget those words. So it's better that you make a note of those words, so that you can just whenever you have free time and whenever you want to recollect them, you have your notebook with you, you can just open it and just you can get to know the meaning of those words, what you are looking for. So guys, thank you so much for listening. Have a nice day and bye.